हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। ऐसा है, आज दूसरे दिन में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वर्ब कनकोड का अपने सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमने कल पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उसको प्लूरल मानते हुए अपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी हमने ये बताया कि अगर दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दी का यूज होता है, आर्टिकल दी का यूज होता है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल मानते हुए, बहुवचन मानते हुए उसका यूज किया जाता है। ओके, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था कि द नोटेड एक्टर एंड म्यूजिशियन, द नोटेड एक्टर एंड म्यूजिशियन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ब्लैंक दे दिया और आपको दे दिया कि गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपको सेंटेंस दे दिया। तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, इज या आर में से क्या आएगा। तो द नोटेड, यहाँ द देखिए एक्टर से पहले, इस नोटेड एक्टर से पहले द का यूज है, लेकिन म्यूजिशियन से पहले द का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक ही आदमी के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, फिर इज का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो अब आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर दो सब्जेक्ट मिलकर के एक ही वस्तु का भाव प्रदर्शित करें, एक ही वस्तु के बारे में बताते हैं, तो फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आपको कहें ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब यहां पर ब्रैकेट में आपको दे दिया मेक, ब्रैकेट में आपको मेक दे दिया अ गुड ब्रेकफास्ट। अब यहां पर ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है। यहां पर हालांकि ब्रेड रोटी, बटर माखन, यहां ब्रेकफास्ट सिंगुलर है। ब्रेकफास्ट एक सिंगुलर नाउन है जो कि ब्रेड और बटर से मिलकर के एक चीज बनेगी, इसलिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो मेक्स यूज करेंगे। क्योंकि ब्रेड एंड बटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसको सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर यूज किया जाता है। इसी तरीके से दी हॉर्स एंड कैरीज, द हॉर्स एंड कैरीज। अब आपको ब्रैकेट में दिया है स्टैंड, अब स्टैंड एट द डोर। अब देखो, डोर के ऊपर हॉर्स एंड कैरीज खड़ी है। ऐसा तो है नहीं है कि हॉर्स अलग खड़ा है और कैरीज अलग खड़ी है, गाड़ी अलग खड़ी है और हॉर्स अलग खड़ा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। घोड़ा गाड़ी खड़ी है तो वो सिंगुलर के रूप में यूज हो रही है, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे स्टैंड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको ले चलते हैं स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टडी। अब आपको ब्रैकेट में दिया है विन, तो द रेस, विन द रेस। स्लो एंड स्टडी का मतलब लगातार और धीरे धीरे, ये कहावत है स्लो एंड स्टडी। अब ये दोनों बातें इकट्ठी होगी तभी रेस जीती जाएगी, तो विंस। एक भी बात अगर नहीं हुई तो रेस जीती नहीं जाएगी, तो यहाँ विंस का यूज होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इसी तरीके से देखिए, एक अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अब आपको ब्रैकेट में दे दिया मेक अ मैन हेल्दी, मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अब ये दे रखा है, तो अब यहां पर मेक ना आकर के मेक्स आ जाएगा। दोनों काम इकट्ठे होंगे, सोना भी और उठना, दोनों काम इकट्ठे होंगे तभी मनुष्य हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनेगा। तो इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और एक ही भाव उनके द्वारा अभिव्यक्त हो, एक्सप्रेस हो, तो अपने सिंगुलर मानते हुए उस वर्ब का यूज करेंगे। अब अपने इसकी तो बात हमने करी, अब अपने आगे वाली बात भी कर लेते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे ये दिया है ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल टू गो। ये देखिए ईच बॉय एंड गर्ल, ईच, जब ईच का मतलब
ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या होता है, एक की तरफ इशारा कर रहा है वो। ईच हमेशा प्रत्येक की तरफ इशारा करता है, ईच और एवरी ये दोनों एक ऐसे हैं जहां भी जुड़े होते हैं, चाहे बॉय से जुड़े पहले ईच बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है हैज या हैव, तो अब ध्यान रखना ईच एक के लिए आता है, तो आपको यहाँ आपका सही आंसर जो होगा हैज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब सेकंड देखिए, जैसे आपको लंबा चौड़ा भी दे सकता है, ईच मैन वुमन एंड चाइल्ड, ईच वुमन एंड चाइल्ड। अब ग्लेड, अब आपको यहां दे दिया जाए वॉज या वर, क्या लगाओगे, तो आपको देखना है ईच लगा हुआ है, इसका मतलब वाज आएगा। ईच मैन वुमन एंड चाइल्ड वॉज ग्लेड। तो ध्यान रखना है आपने, ईच और एवरी से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, ईच की जगह एवरी भी यूज किया जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर एवरी लगा हुआ मिल जाए तो भी वही रूल लागू करेंगे, एवरी मैन। इसी तरीके से कई बार ये भी हो सकता है, ईच डे एंड ईच आवर, ईच डे एंड ईच आवर इम्पोर्टेंट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब भरने इज या आर में से एक भरनी है, तो इज इंपॉर्टेंट, ईच डे एंड ईच आवर इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ईच का यूज सिखाया गया। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, एवरी बोट एंड एवरी सेलर, एवरी बोट एंड एवरी सेलर लोस्ट इन द स्ट्रीम। अब ध्यान रखना आपको, तो ईच और एवरी की तरफ एवरी लगा हुआ है, देखिए, तो इसका मतलब यहां पर आपको ब्रैकेट में अगर दिया है वोज या वर, तो आपको इसमें से क्या भरना पड़ेगा, वोज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो याद रखना है, ईच या एवरी से जुड़ा हुआ जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें अपने क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए उसका यूज करेंगे, और मेन वर्ब भी सिंगुलर मानते हुए ही यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो सेंटेंस है उसको भी आप ध्यान से देखिए। कुछ सेंटेंस देखिए आप, ईदर राम और श्याम, ईदर राम और श्याम कमिंग टुडे, ईदर राम और श्याम कमिंग टुडे। दूसरा सेंटेंस देखिए, नीदर ही नोर आई देयर, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नीदर फूड नोर वाटर अवेलेबल देयर। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस, नो बॉय और गर्ल प्रेजेंट ऑन द फील्ड। अब इन सेंटेंसेस के अगर अपने देखें, ईदर और, ईदर का मतलब दोनों में से एक, बात तो एक ही हो रही है ना, ईदर और दोनों में से एक, या तो राम या श्याम दोनों में से एक। अब आपको यहाँ दोनों में से एक की बात हो रही है, तो आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि सिंगुलर वाली वर्ब भरेंगे कि प्लूरल वाली। तो सीधी सी बात है, सिंगुलर वाली, सिंगुलर एस से शुरू होता है, इसका मतलब इज आ जाएगा। नीदर ही नोर आई, ना वह और ना मैं, इन दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक की बात हो रही है, वो दोनों में से एक कोई नहीं, मतलब यहां पर भी इज और आर दिया हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, नीदर ही नोर आई इज। तो यहां पर नीदर ही नोर आई इज देयर, या यहां पर अगर आपको इज न दिया जाए तो आपको दे दिया जाए जैसे वॉज या वर। नीदर ही और नोर आई वर नहीं, नोर आई वॉज देयर, क्योंकि सिंगुलर मानेंगे इसको, है। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहां पर आपका आंसर आना चाहिए वॉज, और यहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, इज, क्योंकि यहां दोनों नीदर फूड नोर वाटर, फूड और वाटर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में से एक नीदर की यूज कर रहा है, तो एक की बात हो रही है, तो यहां पर भी
नीदर फूड नॉर वाटर इज या वॉज में से एक वॉज, जैसे आपको दे दिया वॉज या वर दे रखा है, तो आपको क्या भरना है, यहाँ पर वॉज का यूज करना है। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा, वॉज का प्रयोग करेंगे। ओके, नो बॉय और गर्ल यानी दोनों में से एक की, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक है, तो ना तो लड़की है और ना लड़का। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में दिया है वॉज या वर, इन दोनों में से एक भरना है, तो क्या भरेंगे अपने, इन दोनों में से एक भरना है, तो अपने वॉज का प्रयोग इसमें करेंगे। तो ध्यान रखना, नीदर नोर, इधर और, या नोर या और, नोर राम, तो उस तरीके से अपने क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे कि इधर और का अर्थ होता है दोनों में से एक, नीदर नोर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जब यूज करेंगे तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं। IS, एस का मतलब इज सिंगुलर, वॉज WAS सिंगुलर, HAS सिंगुलर, हैज, तो इस तरीके से DOES डज सिंगुलर। तो ये इन हेल्पिंग वर्ब का अपने इसमें यूज करेंगे। ओके, अब देखिए आप इन सेंटेंसेस को भी बड़ा ध्यान से देखना आपको। सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस आपका कह रहा है कि नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर। अब ये सेंटेंस दिया, नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट प्रेजेंट देयर। यहां पर आपको बताना है कि यहां पर क्या लगेगा, यहां पर वोज लगेगा या फिर वर का यूज होगा। तो ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, ये देखिए जो ब्लैंक के बिल्कुल प्लूरल है, जिस सब्जेक्ट के नजदीक वर्ब भरनी है उसके अकॉर्डिंग आएगा। और दूसरी बात ये हो रहा है कि हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट जो वो बाद में रखा जाता है, पहले नहीं रखा जाता। जैसे टीचर तो यहाँ सिंगुलर है, ये टीचर सिंगुलर है, और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल ये बाद में रखा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब भरेंगे वर। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, वर आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगला सेंटेंस देखिए, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स ब्रोकन दी ग्लास। अब देखिए यहां पर भी राम और हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो यहां पर हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो वहां पर भी आप देखिए यहां भी आपको हैज और हैव दिया हुआ है। इसमें कौन सी वर्ब आनी चाहिए, एस वाली नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगी इसमें, हैव। और दूसरा हमेशा प्लूरल रखा जाता ही है। इसी तरीके से राम और हिज ब्रदर्स एक्सपेक्टेड टू कम। ये देखिए ध्यान से, राम और हिज ब्रदर्स एक्सपेक्टेड टू कम्स, यहां पर आपको इज दिया है, आर दिया है, तो देखिए ब्रदर्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर आ जाएगा। तो ब्रदर्स प्लूरल के अकॉर्डिंग भरेंगे, मतलब दूसरा सब्जेक्ट के वर्ब के निकटतम जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे, ध्यान रखना है। जैसे मोहन नोर हिज फ्रेंड्स, ठीक, अब आगे दे दिया इनवाइटेड, ये दे दिया। अब आपको ब्रैकेट में दिया है वाज या वर, इनमें से भरेंगे। तो इसमें जो क्या है कि फ्रेंड्स प्लूरल है, तो अपने क्या भरेंगे, वर का यूज इससे ब्लैंक में करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट को ही ब्लैंक के नजदीक रखा जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब दो कोई भी प्रोनाउन है, अलग अलग प्रोनाउन जुड़े हुए हैं। ये तो सब्जेक्ट थे अलग अलग, जैसे राम हिज फ्रेंड्स, राम हिज ब्रदर्स, मोहन हिज फ्रेंड्स, ये अपने और ईदर और नीदर नोर में जुड़ा। यहाँ तो नाउन थी, अब अपने प्रोनाउन की बात करें। जैसे ये देखिए, यू और राम
रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ईदर यू और आई, करेक्ट। थर्ड सेंटेंस देखिए, नीदर ही नोर यू टू ब्लेम। ओके, नेक्स्ट देखिए, ईदर शी और यू हैव टू डू इट। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है कि अपने को ब्लैंक में क्या भरना है। अब यहां पर अगर यू और राम, यू और राम, देखिए अब यहां देखना यू के अकॉर्डिंग तो यहां पर आर आना चाहिए और राम के अकॉर्डिंग यहां पर इज आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए एक प्रोनाउन दे रखा है, एक नाउन दे रखी है, दोनों में अलग अलग चीजें दे रखी है, तो यहां पर रूल ये लागू होता है कि जो निकटतम है वर्ब के उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो निकटतम क्या है, जो नियरेस्ट है वो क्या है, वो राम है। तो यहां पर अगर आपको पूछे इज या आर में से क्या भरेंगे तो अपने इज जो है वो सही रहेगा। तो यहां पर आंसर आ गया यू और राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब ये यहां पर कंडीशन थोड़ी है, यू और आई, यू और आई, यहां पर कंडीशन अलग है। अब देखिए अगर पर्सन की हम बात करते हैं, यू के अकॉर्डिंग यहां आर आना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग यहां पर एम आना चाहिए, और हमारा रूल ये कहता है जो पास वाला है उसके अकॉर्डिंग भरते हैं। यहां पर भी ध्यान में देने वाली बातें हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के अकॉर्डिंग भरेंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के, फर्स्ट पर्सन नहीं है, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो इसमें तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई है तो आई के अकॉर्डिंग भरेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, और वो निकटतम भी है तो निकटतम वाला रूल भी इसमें लागू होगा। इज, एम या आर, इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर एम का यूज होगा। ईदर यू और आई, एम करेक्ट। ओके, इसके आई के साथ एम लगता है। नीदर ही नोर यू, नीदर ही नोर यू। अब देखो यहां पर थर्ड पर्सन तो दिया है लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन तो है। सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग देखो इज एम आर में से क्या भरेंगे, इज एम, और आर में से क्या भरेंगे। तो ध्यान रखना है जब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन के अनुसार भरेंगे, तो यू के साथ क्या आएगा, आर। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं भरेंगे। और दूसरी बात निकटतम के अकॉर्डिंग भरते हैं। इसमें भी अगर आपको यहाँ पर हैज या हैव दे दिया जाए तो इधर सी और यू, सी के साथ तो हैज आना चाहिए और यू के साथ हैव आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग भरते थे, यहाँ सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव। प्लूरल में हैव आएगा, सिंगुलर में तो एस होता है तो सिंगुलर की जगह आ जाता। तो इस तरीके से ध्यान देने वाली बातें हैं, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। जैसे यानी जो निकटतम है उसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, वर्ब फिलअप कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखिए, ही एंड आई, ही एंड आई गोइंग। ओके, सेकंड दे रखा है आपको, माई फादर एंड आई नॉन him for many years. Okay, next sentence देखिए, you and he are well known here. Okay, next sentence देखिए, you and I have done our best. अब यहाँ पर अगर अपने ब्लैंक दे दें, थोड़ा इसको समझने के लिए हम ब्लैंक दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ही एंड आई गोइंग, ही एंड आई गोइंग। अब देखिए थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यहां पर दिया हुआ है। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया है, दोनों ही पर्सन हैं यहां पर, दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है यहां पर, दोनों ही पर्सनल, ही एंड आई। तो दोनों दो सब्जेक्ट, दोनों प्रोनाउन जो है वो अलग अलग हैं और इसलिए क्या करेंगे, इसको प्लूरल मानते हुए इसको भरेंगे, ही एंड आई आर गोइंग,
यहाँ पर आएगा माई फादर एंड आई, माई फादर एंड आई। अब ये देखो माई फादर एंड आई, अब यहाँ पर हैज़ और हैव दिया हो तो देखो ये निकटतम कौन है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हैव भर देंगे, माई फादर एंड आई हैव नोन, ठीक है ना। इसी तरीके से यू एंड ही दिया है तो जब सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड के अकॉर्डिंग भरते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इज या आर दिया हो तो यू एंड ही आर भरेंगे, यू एंड ही आर भरेंगे, तो ही इज ना भर करके यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। इसे यू एंड आई, अब सेकंड पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन भी है तो यहाँ पर दोनों के साथ में ही आपको पता ही है क्या आता है, हैज़ या हैव, देखिए दोनों में से तो यू एंड आई हैव डन आएगा, क्योंकि दोनों के साथ में अगर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग भरें, फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग भरते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या भरेंगे, हैव का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं, हम एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ी सी और रूल्स की बात कर लेते हैं। जैसे अपने देखिए कुछ सेंटेंस है, दी पार्लियामेंट इलेक्टेड इट्स स्पीकर, द पार्लियामेंट इलेक्टेड इट्स स्पीकर, सॉरी, द पार्लियामेंट इलेक्टेड इट्स स्पीकर। नेक्स्ट देखिए, द मिलिट्री डिप्लॉयड ओवर द troubled area, military deployed over the troubled area, the fleet touched the shore। इसी तरीके से आपको दिया है, the government have decided to introduce the bill। इसी तरीके से the assembly in session। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, the mob dispersed। इसी तरीके से the mob started throwing stones। ओके, नेक्स्ट है, the jury come to a unanimous verdict। नेक्स्ट सेंटेंस है, द ज्यूरी डिवाइडेड इन ओपिनियन। डिस्पर्स्ड है, यहाँ पर डिस्पर्स्ड की स्पेलिंग ये होगी DISPER, डिस्पर्स्ड। ओके, अब इसको और भी, इसको पर एक सेंटेंस और लिखते हैं, द कमिटी एग्रीड ऑन दिस इशू। इसी तरीके से एक सेंटेंस और लिख देते हैं, द कमिटी divided on this issue। अब आपको सेंटेंस देखने हैं, द पार्लियामेंट जो है वो एक इकाई है, पार्लियामेंट मतलब संसद जो है अपने आप में क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है, वो सब मिल करके एक स्पीकर का इलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर दिया जाए हैज़ या हैव, तो आपका जो आंसर है वो इसको एक इकाई मानते हुए क्या आएगा, हैज़। सिंगुलर नाउन मांगे, ये कलेक्टिव नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन क्या होती है,
एमपी से मिल करके, सबको मिल करके हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हैज आ गया, तो पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर। इसी तरीके से मिलिट्री डिप्लॉयड ओवर द ट्रबल्ड एरिया, मिलिट्री डिप्लॉयड ओवर द ट्रबल्ड एरिया। ट्रबल्ड एरिया का मतलब जहां पर अशांत क्षेत्र है वहां पर मिलिट्री को तैनात किया गया। तो मिलिट्री सारी एक जगह तैनात नहीं, मिलिट्री में से सैनिक तैनात किए जाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सैनिक, तो यहाँ पर वाज या वर, इनमें से अलग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे। तो मिलिट्री वर डिप्लॉयड आएगा यहाँ पर, ना कि मिलिट्री वॉज डिप्लॉयड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्लीट टच्ड द शोर। फ्लीट किसको कहते हैं, जाजी बेड़े को कहते हैं। तो जाजी बेड़ा का पूरा क्या है, किनारे पर लग गया। तो यहाँ पर हैज या हैव का यूज करें तो क्या आएगा यहाँ पर, द फ्लीट हैज, क्योंकि यूनिट के रूप में वो उसको टच कर रहा है। तो फ्लीट हैज टच्ड द शोर। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द बिल, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द बिल। अब इंट्रोड्यूस बिल का मतलब अध्यादेश को परिचय करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो गवर्नमेंट ने पूरी सरकार ने, एक यूनिटी ने मतलब डिसीजन लिया है। तो गवर्नमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैज या हैव। तो यहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड या हैव डिसाइडेड। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, बटी हुई है, यानी सभी लोगों के मत अलग अलग हैं। यहाँ पर अपने को डिवाइडेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द बिल। यहाँ गवर्नमेंट को अपने क्या माना, प्लूरल माना। यहाँ फ्लीट जो एक यूनिट है उसको टच किया शोर को, तो फ्लीट हैज टच्ड। यहाँ पर असेंबली इन सेशन, असेंबली मतलब सभा है, सेशन में अब सभा है, पूरी की पूरी सभा को एक यूनिट माना है। तो बताइए इज या आर में से क्या आएगा, यहाँ पर इज, असेंबली इज इन सेशन, सेशन में है। इसी तरीके से भीड़, मॉब का मतलब भीड़ बिखर गई है तो मतलब अलग अलग हो गई है। तो इसका मतलब या तो हैज लगाएं या हैव लगाएं। तो भीड़ को एक मान देंगे कि अलग अलग मानेंगे, बिखरी है भीड़, पहले एक थी, मॉब हैज डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर द मॉब हैज, पहले मॉब इकट्ठी थी और अब डिस्पर्स हो गई है तो हैज लगाएंगे, द मॉब हैज डिस्पर्स्ड। ठीक है ना, द मॉब हैज डिस्पर्स्ड, यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। द मॉब स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स। अब यहाँ पर मॉब ने क्या है, स्टोन्स फेंकने शुरू करती। तो मॉब में से सारे लोग मिलकर के स्टोन फेंकते हैं। तो या हैज या हैव स्टोन, क्योंकि अलग अलग लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो द मॉब हैव स्टोन। यहाँ पर मॉब इकट्ठी थी पहले, फिर बिखरी है, तो मॉब हैज डिस्पर्स्ड। द ज्यूरी कम टू यूनैनिमस वर्डिक्ट। यूनैनिमस वर्डिक्ट का मतलब कट्ठा डिसीजन, कट्ठा निर्णय लिया ज्यूरी ने। ज्यूरी का मतलब न्यायाधीशों की सभा ने। तो यहाँ पर ज्यूरी के लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ज्यूरी के लिए हैज या हैव में से हैज का यूज करेंगे। ज्यूरी हैज कम टू यूनैनिमस डिसीजन। तो यूनैनिमस के लिए अपने क्या है, हैज का यूज करेंगे। द डिवाइडेड इन ओपिनियन, अलग अलग राय रखते हैं, बिखरी हुई प्रतीत होती है। ज्यूरी के अंदर जो न्यायाधीश है उनके अलग अलग डिवाइडेड ओपिनियन है, राय उनकी अलग अलग है। तो यहाँ पर ज्यूरी इज या आर में से करें तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। द कमिटी एग्रीड ऑन दिस इश्यू। कमिटी एग्री है, यानी इस मामले पर सारी कमेटी एग्री है, मतलब एक यूनिटी के रूप में काम कर रही है। तो कमिटी इज एग्रीड आएगा। इज या आर में से इसका यूज करें तो यहाँ पर कमिटी को सिंगुलर मानेंगे तो इज लगाएंगे। द कमिटी डिवाइडेड ऑन द इश्यू, मतलब अलग अलग बंटी हुई कमेटी के लोग। तो यहाँ पर इज या आर में से यूज करें तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे। तो कमिटी आर डिवाइडेड, तो यहाँ कमिटी आर डिवाइडेड लिखेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है अपने को कि ये पार्लियामेंट, मिलिट्री, फ्लीट, गवर्नमेंट, असेंबली, मॉब, ज्यूरी, कमिटी, ये क्या चीज़ है, ये सब की सब कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन जो है उसका जो यूज़ किया जाता है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल होती है, काउंसिल है। इसी तरीके से आर्मी होती है, इसी तरीके से क्रू होती है। क्रू का मतलब जहाजी जत्था जो होता है, जहाज के अंदर जो स्टाफ होता है उसको क्रू कहते हैं। इसी तरीके से स्टाफ जो होता है उसको भी इसमें ही आता है। मॉब की जगह अपने कहें क्राउड, भीड़, वो भी इसी में आती है। मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे लोगों का बहुमत जो होता है, ये सारी की सारी क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। तो इसका भी जब अपने यूज़ करते हैं
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका जब यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो अपने इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका यूज़ किया जा सकता है। सिंगुलर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।